डिबेट, इसकी बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट वर्सेस डिबेट की। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट अबाउट हाउ डू वी राइट आउटलाइन। मार्कर से लिखी, नीचे दो लकीरें लगाई, कॉलन। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर वन, इंट्रोडक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद आप देते हैं सेकंड। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि इंट्रोडक्शन के नीचे ही थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। आई डू नॉट, मैं नहीं लिखती थी। आपकी मर्जी है, यू वांट टू आप लिख लें, बट इट शुड बी करेक्ट। थीसिस स्टेटमेंट फिर आपकी करेक्ट होनी चाहिए। नंबर टू, जो मैंने स्टांस अपना लिखना है, और फिर उसके नीचे मैंने जो भी आर्ग्यूमेंट्स अपने कितने देने हैं, मैक्सिमम 10। या इसको भी मैं ये ना लिखूं, इसको मैं ऐसे कह देती हूँ, मैंने अपनी बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं टोटल, मेन बॉडी। उसमें 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। एंड देन थर्ड इंपॉर्टेंट वन आपका क्या होता है, कंक्लूजन। ठीक है। इंट्रोडक्शन के कितने आपके वर्ड काउंट होना चाहिए? आई टोल्ड यू ऑल। बताएं, हाउ मेनी वर्ड्स should be there in introduction? 200. And what is introduction? The summary of your whole outline. Introduction is the summary of your whole outline. ठीक है? Whatsoever you have written in your outline, you have to write an introduction by sequence, with the sequence. For example, introduction के भी अगर आपका एक आ रही है पहली हुक स्टेटमेंट पे कनेक्टिंग लाइन whatsoever पे थीसिस, पर उसके बाद जो जो आर्ग्यूमेंट्स आपने लिखे हुए हैं टू प्रूव योर थीसिस, उसी उसमें लाइन में आपने इंट्रोडक्शन में लिखते जाने हैं विद द सीक्वेंस। वट एवर यू हैव रिटन इन इंट्रोडक्शन इन योर आउटलाइन विल बी डिपिक्टेड इन योर डिटेल्ड एसे। एक बॉडी पैराग्राफ मींस एक आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट है मतलब एक बॉडी पैराग्राफ है 100 वर्ड्स का। आपके आगे इंग्लिश ऐसे में वो प्रॉपर एक 100 वर्ड्स का वो होगा, पैराग्राफ होगा। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि एक आर्गुमेंट को समझते हैं, उस पर किसी ने एक आर्गुमेंट जो आउटलाइन में दिया हुआ उस पर 2 पैराग्राफ बना लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि 2 पैराग्राफ पे जो 2 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं उन पे एक बड़ा सारा पैराग्राफ बना लेते हैं। ये नहीं करना। वन बॉडी पैराग्राफ मीन्स वन वन आर्गुमेंट मीन्स इन योर आउटलाइन एक पूरा पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स। कंक्लूजन आपका कितने वर्ड्स का होगा? 180। ठीक है। और बॉडी पैराग्राफ्स आपके कितने होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान में जितने भी आपकी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आएंगी वो टोटल मिला के कितनी होनी चाहिए? 16। और टोटल एक ये पैराग्राफ और एक ये, इन दोनों को भी मिला के आपके टोटल मिनिमम पैराग्राफ्स शुड बी 18। ठीक है। देन योर वर्ड काउंट विल बी अराउंड 2000 और मोर देन 2000, जो कि रिक्वायरमेंट है सीएसएस ऐसे की। Mostly when you are failed at 30 plus marks, it means your length was not appropriate or up to the mark that was mentioned in the English essay syllabus of FPSC. ठीक है। जब आपके 40 में से वो 100 में से आपको 35, 32, 38, 39 पे फेल किया जाता है या 35 प्लस पे नॉर्मली, इट मीन्स आपका इंग्लिश ऐसे में लेंथ का मसला था। ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। You have to go with the structure first. You have to learn structure first. Then we talk about the concept and debate and the stance, clarity, etc. etc. सो इंग्लिश ऐसे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप स्किप करके कहें। अगर आप कोहेरेंस को निकाल रहे हैं तो भी आप पंगा पड़ जाएगा। अगर आप बॉडी पैराग्राफ्स में कोई हेर फेर करें तब भी मसला पड़ जाएगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट फ्लावर इंग्लिश। मिथ बहुत सारी बनी हुई है कि आपने बहुत जबरदस्त कोई वोकेबलरी पढ़नी होती है। नहीं, आपने सिंपल रहना होता है। आपने करेक्ट यूजेज रखना है। ना ही ये ऐसा कोई वो होता है कि फलाना टॉपिक करेंगे तो उसमें पास होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नो, आपने हर तरीके के ऐसे को टॉपिक को प्रैक्टिस करके जाना है पेपर में। ठीक है। ताकि आपके पास वहां पर चॉइस हो। कोई भी ऐसा टॉपिक जो है वो अच्छा बुरा नहीं होता। इट्स यू दैट मेक पेपर गुड और टॉपिक गुड और बैड।
It is you that who is making yourself fail or pass in the exam. टॉपिक कोई भी अच्छे बुरे नहीं होते, हमने इंटरप्रेट कैसे किया टॉपिक को, हमने कैसे आर्ग्यूमेंट्स दिए, हमने एंड तक कंक्लूजन तक उसको एडवोकेट कैसे किया, दैट डिपेंड्स ऑन योर पासिंग और फेलिंग इन एग्जाम। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स हमने लिखने हैं, आपके स्टांस वाला जो होगा उसमें आप कितनी फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एटलीस्ट 10। सही हो गया? ओके जी, ठीक हो गया। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, मैंने उस दिन बड़ी एक एग्जांपल दी थी अच्छी सी, अर्ली राइजिंग की। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अर्ली राइजिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉपिक है अर्ली राइजिंग का। ठीक है, अर्ली राइजिंग में ये मैं अब ना आज अभी आपको पढ़ाने लगी हूँ इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे अगर यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। लेकिन उससे भी पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हुक क्या होती है। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज हुक स्टेटमेंट? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज हुक स्टेटमेंट? मैम इंट्रोडक्शन में बेसिकली जी जी, सॉरी। मैम वो फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारे इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपने जो एग्जामिनर है उसकी अटेंशन कैच करनी होती है। वो कोई एनेक्डोट भी हो सकता है, वो कोई फैक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम पहली लाइन में उसकी अटेंशन कैच करने के लिए जो है वो हुक स्टेटमेंट देते हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, हमने तीसरी स्टेटमेंट की बात की थी ना, या ठीक है। हुक स्टेटमेंट की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, हम वो बात कर लेते हैं। मैं फिर से पढ़ा रही हूँ ये। हुक स्टेटमेंट में आप या किसी कोई कहानी बता सकते हैं, ठीक है, या कोई जनरल बात हो सकती है, या वो कोई ब्रॉड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये मैं इंट्रोडक्शन के पोर्शंस बता रही हूँ आपको। वी आर ट्राइंग टू राइट एन इंट्रोडक्शन। हाउ डू वी राइट इंट्रोडक्शन? तो उसके ये पार्ट्स हैं जी कुछ। अब ये टेक्नोस्पार्क कौन है? टेक्नोस्पार्क, आप मुझे नाम बता देंगे अपना? टेक्नोस्पार्क, टेक्नोस्पार्क, आप मुझे नाम बता देंगे आप कौन है? रोल ही नहीं होते। स्यापा। टेक्नोस्पार्क, हु आर यू? रीनेम योरसेल्फ, अदरवाइज आई एम गोना रिमूव यू। रीजन है मुझे नहीं पता कौन कौन ऐड होता है। आधी क्लास तो इन्हीं झमेलों में ही निकल जाती है। खैर एनीवेज, हुक स्टेटमेंट, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन का जो होता है ना, मैं यहाँ पे एक वो बना रही हूँ। पहली आपकी होती है जी हुक स्टेटमेंट, या आप उसको कोई जनरल स्टैट दे सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट सॉरी,
या कोई एनेक्डोट हो सकती है, या कोई वैसे ही ब्रॉड स्टार्ट आप ले सकते हैं किसी कहानी से, या वैसे ही कोई बड़ी सी बात करके कोटेशन लेके। इट कैन बी एनी कोटेशन। अब्दुल रऊफ अली, ओह ओके। रऊफ साहब, आप बहुत लेट जवाब दे रहे हैं मुझे। मैं बोल बोल के मेरा गला बैठ गया। पहली लाइन जी ये होती है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में आपकी होती है कनेक्टिंग लाइन। क्या होती है जी? कनेक्टिंग लाइन। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ट्रेवल करते हुए ज्वाइन कर लिया यार, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, कनेक्टिंग लाइन। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है? हुक स्टेटमेंट है, फिर आपकी होती है कनेक्टिंग लाइन, देन यू राइट योर थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू राइट योर आर्ग्यूमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू प्रूव फॉर योर थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। अब आपने जितने जितने आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे पीछे, अब आप उनको यहाँ पे एक दो लाइनों में कवर करते जाएंगे, जो आउटलाइन में आपने लिखे हुए हैं, टू प्रूव योर थीसिस, जो आपके स्टांस वाले सारे। सही हो गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, देन यू रीस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट। इसमें आर्ग्यूमेंट्स वो अकेले वो नहीं है, आपने बेशक रिकमेंडेशंस लिखी हैं, वो सारी आती जाएंगी, जो भी था, डिपेंडिंग ऑन योर आउटलाइन, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपने यहाँ लिखने हैं, जो आपने फिर चैलेंजेस दिए वो लिखने हैं, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड कोई दिया वो एक लाइन में लिखना है, देन यू रीस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट इन अनदर वर्ड्स। दिस इज हाउ यू राइट योर इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। ये एक आपका टेम्पलेट होता है इंट्रोडक्शन लिखने का। यहां तक कोई कहानी, कुछ समझ नहीं आई बात, वो पूछे। अभी बताती हूँ हुक स्टेटमेंट कैसे लिखनी होती है, और आपने पहले से ही सेव करके रखनी होती हैं। ऑलरेडी यू हैव टू सेव आपकी हुक स्टेटमेंट्स डिफरेंट टॉपिक्स पे, थीसिस स्टेटमेंट्स वो आप टेम्पलेट बना के वो लिख लेंगे और सेव कर लेंगे अपने लिए। सही है। क्लियर है यहां तक? ओके। इन्फिनिक्स मोबिलिटी लिमिटेड, इन्फिनिक्स X663 entered the waiting room. ओके, चलो जी। नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आपकी हुक स्टेटमेंट जो है वो कैसी होती है। हुक का पर्पस ये होता है कि आप ग्रैब करें अटेंशन ऑफ द रीडर, जैसे वो देखिए वाह क्या जबरदस्त बात की है, क्योंकि आपकी आउटलाइन चेक होती है, इंट्रोडक्शन चेक होता है, और फिर आपका कंक्लूजन बहुत फोकस से चेक होता है। अगर आपकी आउटलाइन बहुत जबरदस्त है, ही विल डायरेक्टली गो टू योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वो डायरेक्ट जाएगा आपके कंक्लूजन पे, उसे कहेगा इसने कंक्लूड उसी बात पे किए नहीं, अंदर में ठक ठक ठक, तो ढकी छुपी भी रह जाएंगी आपकी गलतियां। ठीक है। गलती का मार्जिन ही नहीं देना, लेकिन स्टिल आपकी फिर वो बॉडी पैराग्राफ्स में एक एक नजर देखेगा, इसकी कोहेरेंस है, जहां पे आपका बॉडी पैराग्राफ एंड हो रहा है और जहां से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ, आर दे लिंकिंग टुगेदर। ठीक है। ओके, एक मिनट दीजिएगा। नो, हुक स्टेटमेंट थीसिस को नहीं कहते। यहाँ पे मुझे देखें इंट्रोडक्शन में बच्चे, मैंने लिखा है हुक स्टेटमेंट कोई भी जर्नल आपकी वो हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है। क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थीसिस स्टेटमेंट को मैंने अलग नहीं लिखा? बताएं।
तो हुक अलग है, थीसिस स्टेटमेंट अलग है। सही है। ओके जी। हुक जो है वो अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हुक स्टेटमेंट है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। मैंने डेमोक्रेसी और एजुकेशन की आपको एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ टॉपिक डेमोक्रेसी। हैदर आई विल, ये अभी मैं एक एक लाइन सारी एक्सप्लेन करूंगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मैंने एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अभी लिख के दिखाऊंगी एलडी राइजिंग पे। हाउ डू वी क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स और हाउ डू वी क्रिएट सेंटेंसेस क्रिटिकली। ठीक है। अभी आपका एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टॉपिक इन योर इंग्लिश ऐसे पेपर में आके। अब मैं इस पे हुक स्टेटमेंट क्या बनाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक, एज आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ हुक्स हैं, ये भी आपको मैं भेज भी दूंगी। मेरे ख्याल से भेजी हुई है मैंने ये डायग्राम्स। नॉर्मल सेंटेंस अगर मैं लिखना चाह रही हूँ कि मैं एक सिंपल इम्पैक्टफुल, इम्पैक्ट का एक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंशियल वो स्टेटमेंट है, उसको मैं एक लिखना चाह रही हूँ स्टेटमेंट को। व्हाट वुड आई राइट? नॉर्मल सेंटेंस विद इम्पैक्ट। तो मैं क्या लिखूंगी डेमोक्रेसी और एजुकेशन से रिलेटेड? आई विल राइट कि जो ह्यूमन पॉलिटिकल एवोल्यूशन है वो इन एक्सट्रिकेबली लिंक्ड है, यही लिखवाया था मैंने इन बच्चों को भी। ह्यूमन पॉलिटिकल एवोल्यूशन तब होता है इन एक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन। जब बंदा एजुकेशनली या क्रिटिकली इवॉल्व होता है, मतलब जब वो नॉलेज सीखता है, तब उसको अवेयरनेस आती है पॉलिटिकली भी। तो मुझे बताएं, पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो है उसको डेमोक्रेसी से रिलेट कर सकते हैं ना? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन इज ऑल अबाउट योर इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन। तो मैंने अपनी हुक स्टेटमेंट, अगर मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है इस टॉपिक पे, तो क्या मैं ऐसी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकती हूँ? यस। ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मल सेंटेंस विद इम्पैक्ट से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इट इज हिटिंग डायरेक्टली टू माई टॉपिक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है। फिर अगली कहानी जो भी मैंने बनानी हो, इस तरह की हुक स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर आपकी हुक स्टेटमेंट हो सकती है किसी मेटाफर या सिमिली से। आप कोई मेटाफर या सिमिली भी दे सकते हैं। ठीक है। आप मुशाबिह दे सकते हैं किसी चीज से। कैसे? आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी। हियर आई, इफ आई राइट डेमोक्रेसी without education is just like a chariot without charioteer। जो तांगा चलाने वाला होता है, तांगा उसके बगैर कुछ भी नहीं है। क्यों? डायरेक्शनलेस। कैसे? पर्पसलेस एंड chaotic। जिस तरह से वो कहते हैं डेमोक्रेसी एजुकेशन के बगैर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक तांगा, तांगा चलाने वाले के बगैर या कोई भी ऐसी सवारी उसको चलाने वाले के बगैर डायरेक्शनलेस, पर्पसलेस एंड chaotic। ये मैंने एक सिमिली से मुशाबियत दे के स्टार्ट किया डेमोक्रेसी और एजुकेशन को लिंक करके, कि ये मेरा स्टांस है कि इन दोनों को साथ साथ होना चाहिए। तो मैं अपना स्टार्ट हुक स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ एवरीबडी? ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी थीसिस स्टेटमेंट की। थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? थीसिस स्टेटमेंट आती है आपका टॉपिक, उसमें आप स्टांस होता है। ठीक है। एक टॉपिक हो गया, उसमें आपका क्या होता है? स्टांस, आपका नजरिया कि मैं अग्री कर रहा हूं या मैं डिसअग्री कर रहा हूं। उसी पे फिर आप एक सेंटेंस में क्या बना देते हैं, एक थीसिस स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट है, इसको मैंने प्रूव करना है अब। ठीक है। कैसे? ऐसे विदाउट एग्जिस्ट, सॉरी, ऐसे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ थीसिस। बिल्कुल आपका पर्पसलेस हो जाता है। कोई आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं, आपका स्टांस नहीं है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। और अक्सर बच्चे गलती भी ये करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम हम इसकी दोनों साइड्स ना देते। जब आपने दोनों ही साइड्स एक्सप्लेन करनी थी तो आपका थीसिस क्या था फिर?
आप तो खुद ही कंफ्यूज हो गए ना। ऐसे का मतलब ये नहीं है कि आपको जो आता है आप वही लिख दो। आपने जो पढ़ा आप बस वो एक्सप्लेन कर दो। सो बहुत क्रिटिकली ऐसे कि हर टॉपिक की इंटरप्रिटेशन करनी होती है, तो हम हर टॉपिक को छेड़ेंगे। हर टॉपिक को देखेंगे किस किस टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने ओवरव्यू या बैकग्राउंड देना भी है तो उसमें क्या रीजन है, अगर हमने नहीं देना तो उसमें क्या रीजन है। हर टॉपिक, हर डिफरेंट तरीके के टॉपिक को हम टच करेंगे। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट पे आते हैं। थीसिस स्टेटमेंट आपकी, फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनी क्लेम, नो मैटर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फैमिली इज रियली इंपॉर्टेंट, अगर मेरा थीसिस है मुझे प्रूव करना है। अगर मैं कहूँ एजुकेशन इज यूजलेस, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने प्रूव किया कि एजुकेशन यूजलेस है अपने पूरे ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स के साथ, रीजंस के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, आपको वो पास करेगा। अगर आप कहते हैं एक्स वाई जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो गुड है, आपको आपने प्रूव किया है, इस वजह से आप कह रहे हैं गुड है, और कहीं पे कंफ्यूज नहीं हुए, ही विल पास यू। आपको कोई लेना देना नहीं है, आप कहें कि सूरज मगरिब से निकलता है, अगर आप प्रूव कर रहे हैं वो आपको पास करेगा। इट कुड बी एनी क्लेम। ठीक है। कैन वी प्रूव द थीसिस और बच्चे हम ऐसे थीसिस ही तो प्रूव कर रहे हैं, और मैं क्या कह रही हूँ, आर्गुमेंट से थीसिस स्टेटमेंट को ही तो प्रूव कर रहे हैं हमने, और क्या करना है। इन्फिनिक्स मोबिलिटी लिमिटेड, इन्फिनिक्स X663। आप कौन है, मुझे नेम बता दें, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। औरंगजेब। एक अब्दुल रऊफ है, एक औरंगजेब। अच्छा ठीक है। औरंगजेब, कोई बात नहीं। औरंगजेब आपने एमबीबीएस किया हुआ है या आपने कोई और मेडिकल की डिग्री की है? ऐसे का नाम ही थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। आपका स्टांस है उस पे आपने एक स्टेटमेंट देनी है जिसको थीसिस कहते हैं, एंड देन यू प्रूव इट टिल योर कंक्लूजन। यू हैव टू बी एन एडवोकेट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी कहानी पे। आपकी टॉपिक है जी, क्या है टॉपिक? अर्ली राइजिंग। अब मेरा स्टांस जो है, मैंने क्या यहाँ पे कहा था? ओके ग्रेट, मेडिकल इमरजेंसी, फाइन। ये है टॉपिक, स्टांस, और उस पर बनाते हैं आप थीसिस स्टेटमेंट। मेरा टॉपिक मैं लेती हूँ अर्ली राइजिंग। ठीक है। अर्ली राइजिंग पे मेरे दो तरीके के स्टांस बन सकते हैं। मैं दो तरीके के स्टांस ले सकती हूँ अर्ली राइजिंग पे। नंबर वन इज अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल। ये मैंने स्टांस लिया, ये फायदा देती है। ठीक है। दूसरा स्टांस मेरा ये हो सकता है अर्ली राइजिंग इज हार्मफुल। ठीक हो गया। अगर मैं कह रही हूं अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल है, तो उस पर मेरी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? ऑफ ऑल हैबिट्स ऑफ मैन, अर्ली राइजिंग is most rewarding and beneficial habits। ठीक हो गया। दिस विल बी माई थीसिस स्टेटमेंट। हो गया पूरा यहाँ पे। दिस इज टॉपिक, दिस इज दीज आर माई टू स्टांसेस, एंड दिस इज थीसिस स्टेटमेंट फॉर वन स्टांस। क्लियर? अगर मैं लेती हूँ अर्ली राइजिंग इज हार्मफुल, देन व्हाट वुड बी माई थीसिस स्टेटमेंट? My statement will be early rising has no benefits. In fact, it is a downright, sorry, in fact, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, it is a downright, sorry, it is downright a waste of precious time. Precious sleep time.
नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं कोई भी स्टांस लूँ, मुझे उस पर आर्गुमेंटेशन करनी है। मैं थीसिस स्टेटमेंट मैंने दोनों पे बना ली, ठीक है, दोनों स्टांसेस पे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि मैं क्लेम के साथ अग्री कर रही हूँ, मैं डिसअग्री कर रही हूँ। मैं कहती हूँ, मैं अपनी स्टेटमेंट लूंगी, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल। ठीक है, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल, तो मैं इस पे आउटलाइन बनाऊंगी। नंबर वन इज इंट्रोडक्शन। ये छोटू सी अभी मैं वो बना रही हूँ। हाउ इज अर्ली राइजिंग बेनिफिशियल? ठीक है, हाउ इज अर्ली राइजिंग अ बेनिफिशियल हैबिट? ठीक है, मुझे बताएं आर्गुमेंट्स, हाउ इज अर्ली राइजिंग अ बेनिफिशियल हैबिट? यहां पे मैं लिख दूं? कैन आई राइट हियर नंबर वन? क्या लिखूंगी मैं? गुड फॉर हेल्थ। नंबर टू, आई विल राइट कनेक्शन विद नेचर। नंबर थ्री, आई विल राइट मोर टाइम टू डू पेंडिंग टास्क। अब मुझे बताएं, क्या मैंने यहाँ पे फुल फुल सेंटेंसेस लिखे? नो, आई रोट ओनली फ्रेजेस एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन पे मैंने खत्म कर दी बात। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इतने ही पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये छोटी सी एग्जांपल है, ओनली टू मेक यू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग और हाउ टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन, हाउ टू टेक अ स्टांस, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू गो विद द थीसिस स्टेटमेंट और हुक स्टेटमेंट। ठीक है, ताकि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आ जाए। यहां तक किसी का कोई सवाल है, प्लीज आस्क। इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्विक। मैम इसमें मेन हेडिंग्स कितनी मैक्सिमम बन सकती हैं? बच्चे, इसमें अभी हम सिर्फ मेन हेडिंग्स जितनी मर्जी बनाओ, ये कोई टॉपिक ही नहीं है, ये तो एक एग्जांपल के लिए दिया मैंने। हु वाज दैट पर्सन? फैजान, यू वर आस्किंग? नो मैम, मैं था हैदर। हैदर, हैदर, ये अभी सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी है, वरना स्ट्रक्चर में आपको कोई भी टॉपिक होगा, वो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देयर मस्ट बी 16 टोटल पैराग्राफ्स, इंक्लूडिंग इफ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑन द टॉपिक, इफ यू नीड challenges टू ऐड, इफ यू नीड वे फॉरवर्ड टू ऐड। ठीक है, पैराग्राफ में बच्चे इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसी को आपकी ये मेन हेडिंग है। वो मैं आपको बॉडी पैराग्राफ जब बारी आएगी, हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ, जब वो लेक्चर आएगा, तब मैं बताऊंगी आपने टॉपिक सेंटेंस कैसे देना होता है और उसमें आपने अपनी आर्ग्यूमेंट्स को कैसे लिखना होता है। ठीक है, वो तब की तब रहने थे। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम, ये कोई ऐसा टॉपिक भी होता है जिसमें वे फॉरवर्ड या पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं देने होते? हाँ, बहुत सारे होते हैं जिनमें बात ही नहीं की गई, जिनमें सिर्फ है टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आप सिंपली भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड देने तो सिर्फ 2 पॉइंट्स में दे दो। ठीक है, सीधे सीधे भी होते हैं। देयर कुड बी, जब उसने मांगी नहीं है रिकमेंडेशंस, व्हाई देयर इज अ नीड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, आप सिंपली लिखेंगे हाउ इट इज अ डेथ, हाउ इज इट अ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, उसमें आर्ग्यूमेंट्स, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। इफ यू वांट टू गिव recommendations यू कैन, अदरवाइज देयर इज नो नीड, जस्ट एंड इट। बट वो आपके आर्ग्यूमेंट्स बड़े ठोस होने चाहिए फिर, जो आपने उसमें ऐड किए। ठीक है, हर एंगल पे होने चाहिए। पीपल से क्या बहुत आसान बना देती हैं भाई, ऐसे आसान ही है, हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। ऐसे लिखना मुश्किल नहीं है। You have to decode each topic depending on the art of how to write an essay. ठीक है जी, चलो जी, अब जल्दी से हम ये कहानी खत्म करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन की। मैन इज अ हैबिट ऑफ, सॉरी, मैन इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, हमने यहीं से अब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं उसी स्ट्रक्चर पे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यू रिमेम्बर मैंने क्या कहानी बताई थी? किसी को याद है पिछले लेक्चर वाली? एक मिनट रुकिएगा।
The laptop is still stuck. Okay. Man is a creature of habit who loves to learn and adopt new ways of life. ये मेरी हो गई बुक स्टेटमेंट, पहली लाइन. नाउ वी आर ट्राइंग टू राइट एन इंट्रोडक्शन. ये हमने एक आउटलाइन बना ली, एक जनरल सी जेनेरिक सी. अब हम इंट्रोडक्शन की बात करें. पहला मेरे पास क्या था कि मैंने हुक स्टेटमेंट देनी है, तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस विद इम्पैक्ट दिया जो कि रेलेवेंट कर रहा है, मेरे थीसिस स्टेटमेंट को हिट कर रहा है, ये टॉपिक को. मैंने क्या कहा, अर्ली राइजिंग क्या है, आदत में से है ना इंसान की. तो मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा है, मैन इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, एक आदत का मजमुआ है. हु लव्स टू लर्न, जो कि पसंद करता है चीजें सीखना, एंड अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लाइफ. ठीक है, ये मेरी एक हुक स्टेटमेंट होगी. अब मैं अगली बात करूंगी एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट की, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हैज इवॉल्व्ड मेनी हैबिचुअल पैटर्न्स दैट ही फाउंड यूजफुल. अब मैं कह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ उसने इन्हीं आदत 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 क्या होती है, हैबिट क्या होती है, आपके पैटर्न्स होते हैं, डेली की रूटीन होती है. तो मैंने कहा कि ऐसे हैबिचुअल पैटर्न्स उसने अडॉप्ट कर लिए हैं. पहले मैंने कहा अडॉप्ट करता है, फिर अडॉप्ट कर लिए हैं पैसेज ऑफ टाइम, जो उसको लगा कि यूजफुल हैं. क्यों मैं यूजफुल की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगला मेरा तीसरा पार्ट जो इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं वो होती है थीसिस स्टेटमेंट. ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट थी, अब मैंने इसको जोड़ना है अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ. यस, क्यों, क्योंकि उसमें मैं बात ही इसकी बेनिफिशियल फायदे की कर रही थी, कि अर्ली राइजिंग बड़ी वो फायदे वाली चीज है. तो इसलिए मैं कह रही हूँ उसने ऐसे हैबिचुअल पैटर्न्स ढूंढे हैं जो बहुत यूजफुल हैं. यस, सो आई विल राइट नाउ माय थीसिस स्टेटमेंट ऑफ ऑल हैबिट्स ऑफ men. Early rising is one of the most rewarding and beneficial habits. हो गया वही हुक स्टेटमेंट, कनेक्टिंग स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट रिटर्न. क्लियर है यहां तक? अब मैं लिखूंगी, क्या कहा था मैंने, कि मैं इसको फिर अपनी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करूंगी विद आर्ग्यूमेंट्स. पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो लेट्स वन कनेक्ट विद नेचर. दोनों मैंने बातें कर दी. डिड आई? यस, आई प्रूव्ड. फिर मैं अपना तीसरा आर्ग्यूमेंट यहां पे लिख दूंगी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट अलाउज टू यूटिलाइज, क्या देता है आपको, एक्स्ट्रा टाइम देता है ताकि आप अपने पेंडिंग टास्क जो हैं वो पूरे कर लें. तो मेरे आर्गुमेंट, ये जो मैंने अपनी आउटलाइन में एक सीक्वेंस से कहानी लिखी थी वो मैंने लिख ली यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट के बाद. क्यों आर्गुमेंट्स लिख रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आर्गुमेंट से अपने थीसिस स्टेटमेंट को एविडेंटली प्रूव कर रही हूँ. ऐसा ही है. फिर उसके बाद आई टोल्ड यू, क्योंकि आउटलाइन में इतनी बात की गई तो मैं उसके बाद खत्म करने की कोशिश करूंगी. मैं कह दूंगी यहां तक कि रीस्टेट करूंगी अपनी थीसिस स्टेटमेंट को इन अनदर वर्ड्स. आई विल एंडोर्स इट कि नो डाउट अर्ली राइजिंग इज ग्रेटली वैल्यूएबल. एंड माय इंट्रोडक्शन इज डन. This is the generic structure that you follow in writing while writing introduction in your English essay. Clear? Class, are you with me? Hello? समझ आ गई यहाँ तक? ये जो आई है वो भी चली गई है. आ गई? Heather, did you understand? आसान लगा? मुश्किल तो नहीं लगी यहाँ तक कहानी? If I assign you some topics, will you make outline? Will you people try to write an introduction as well now? आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन, आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन, अब यही चलती रहनी चाहिए हमारी कहानी. ठीक है? चैलेंज योर सेल्फ दैट यू पीपल विल राइट. राइट और रॉन्ग, गलत है, जितनी दफा गलतियां निकलेंगी उतना बेहतर है. ठीक है? कल तक एक आउटलाइन में आप लोगों को भेजती हूँ एक क्वेश्चन.
बच्चे मैं आपसे परफेक्शन नहीं मांग रही, मैं तो चाह रही हूँ आप लोगों की जितनी गलतियां निकले उतना लाल हो जाना चाहिए आपका ये। कोई मसला नहीं है। चैलेंज योरसेल्फ दैट यू पीपल कैन डू इट, नो वरीज एट ऑल। ठीक है। एवरीवेयर जो मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ ना एक सर का, उस तरह से बेशक बना लें। आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स, तो उन्होंने कैसे नेशनल लेवल इंटरनेशनल और इस तरह के बनाए हुए हैं। ऐसा करती हूँ, कल मैं आप लोगों को ना आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाती हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ना आगे आगे भगाना पड़ रहा है, मैं आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स पहले पढ़ाती, टॉपिक इंटरप्रिटेशन और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। उसका टॉपिक वो में कोई छठा टॉपिक होता है, बट मैं कल पहले पढ़ा देती हूँ हाउ टू जनरेट आर्ग्यूमेंट्स। कल हम इस पे बात करते हैं। ठीक है जी। ओके जी, मैं ग्रुप में आप लोगों को असाइनमेंट भेजती हूँ। यू पीपल आर फ्री फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। बाकी ये जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो ये स्लाइड्स हैं मेरे ख्याल से मैंने भेजी हुई है, अगर नहीं है तो मैं आपको भेजती जाती हूँ। ठीक है। मैम बाज़ दफ़ा ये सुनने में आता है कि मसलन इंट्रोडक्शन के स्ट्रक्चर में हुक स्टेटमेंट हो, कनेक्टिंग सेंटेंस हो और थीसिस स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस हो, और या फिर ये भी कहा जाता है कि वो एक जनरल से स्टेटमेंट हो। तो ये इसको हम किस तरह से, मतलब मतलब ये नहीं है नहीं, कि सिर्फ हुक जब स्टेटमेंट इज डिफरेंट, कनेक्टिंग स्टेटमेंट इज डिफरेंट, थीसिस स्टेटमेंट इज डिफरेंट। हुक स्टेटमेंट इज जब टू थीसिस ग्रैब द अटेंशन, वो अलग है, वो जब अलग है। थीसिस स्टेटमेंट की बात की जाती है, कहा जाता है कि ये मतलब एक ही सेंटेंस हो और हाँ उसी में सेंटेंस सारी बच्चे की बात हो। सेंटेंस एक ही है ना, देखो ये एक ही सेंटेंस है। इसको मैंने दो सेंटेंसेस पे नहीं कन्वर्ट किया हुआ, इट शुड बी वन सेंटेंस। वो कितना लंबा, जी, वो दो लाइनों का सेंटेंस भी हो सकता है, तीन लाइनों का सेंटेंस भी हो सकता है, बट इट शुड बी। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता है जब फुल स्टॉप लग जाए और आपकी बात कंप्लीट हो जाए। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं है, मतलब जिस तरह इंट्रोडक्ट मतलब ये कहा जाए कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट पर ही एंड हो। जरूरी है। थीसिस स्टेटमेंट ऊपर है। आपका थीसिस स्टेटमेंट मतलब क्या है? थीसिस स्टेटमेंट का क्या आप बात प्रूव क्या करना चाह रहे हैं भाई? ऐसे ही है ना? ऐसे आप करना क्या चाह रहे हैं? इंट्रोडक्शन लिख क्यों रहे हो? ऐसे में लिख क्यों रहे हो? मेरा स्टांस है, मेरा नजरिया है, इसको मैं कह रही हूँ थीसिस स्टेटमेंट। मैम मतलब अगर हम यूं कहें कि अगर हम यहाँ पे बात एंड करें, वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग एंड बेनिफिशियल हैबिट्स, सिर्फ यहीं पर बात एंड करें और आगे उसमें आर्गुमेंट्स की डिटेल देना और उसको मज़ीद रीस्टेट करना, ये ज़रूरी है? या सिर्फ हम अगर वहीं तक बात को एंड करें? Introduction, of course, introduction is the summary of your outline. You introduce your essay. Preamble, किताब कभी भी स्टार्ट हुई है पहले चैप्टर से? No, it always starts with preamble. It always starts with some sort of summary.